हाय, सब आ गए पढ़ने। चालू करने से पहले इंट्रो बजा दे। डीजे वाले बाबू, इंट्रो बजाया जाए। You're my darling, you're my darling, darling, baby. You're my darling, you're my darling, you're my darling, darling, baby. You're my darling. प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मैंने अपने भाई को बोला एक कुत्ते पानी लेके आओ, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब काम करना भाई की जिम्मेदारी। वैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और काम करना कंप्यूटर की जिम्मेदारी। अब जब हम ये इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं या लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और जब हम ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग। पूरी दुनिया किसने कब कहाँ क्यों पे चल रही है, तो अपन सी भी ऐसे याद करेंगे। सी किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने। कब बनाई थी? 1972 में। कहाँ बनाई थी? बेल लेबोरेटरीज़ में। और क्यों बनाई थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ईजी बनाने के लिए। अब फटाफट हिस्ट्री ऑफ सी की बात करते हैं। अगर सी की बात चल रही है तो भाई ए और बी का रहना तो ज़रूरी है। तो देखो, ए से पहले आई थी एल्गोल, ALGOL। ये कब आई थी? 1960 पे आई थी। उसके बाद 7 साल बाद अपने पास आई थी BCPL। उसके बाद 1970 में अपने पास आई थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के बाद आई थी सी लैंग्वेज। अब इतनी सारी लैंग्वेज आने के बाद हमारे पास सी लैंग्वेज क्यों आई? क्योंकि सी लैंग्वेज से पहले जो भी लैंग्वेजेस थी वो टाइपलेस थी। टाइपलेस मतलब उसमें डेटा टाइप का सिस्टम नहीं था। मैं किस टाइप की वैल्यू डाल रही हूँ उसका कोई अता पता नहीं है। बट जब सी लैंग्वेज आई तो उसमें डेटा टाइप का एक नया सा फीचर आया, जिसके कारण सी लैंग्वेज बाकी सारी लैंग्वेजेस को पीछे छोड़ दी। तो बस इतना याद रखना है, सी कैसे आया। सी से पहले ए बी आया, एल्गोल, BCPL और बी। ईयर्स याद रखेंगे 1960, 1967 और फिर 1970, और सी अपनी आई 1972। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि बेटा सी लैंग्वेज की तारीफ़ें करो, तो अब इस चीज़ में तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ना। तो देखो क्या लिखना है। पहला, सी लैंग्वेज फास्ट होती है, ईजी टू लर्न होती है, हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देन पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब अगर मैं एक सिस्टम पे सी का कोई भी प्रोग्राम बना रही हूँ तो वो दूसरे सिस्टम पे भी चलेगा, थोड़े से चेंज या फिर नहीं भी चेंज करेंगे तो भी चलेगा। अगर उसका एग्जांपल मतलब पाइथन है, पाइथन का अगर मैं एक सिस्टम पे प्रोग्राम बना रही हूँ तो दूसरे सिस्टम पे नहीं चलता है, इसलिए सी पोर्टेबल है, पाइथन नहीं है पोर्टेबल। एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फिर मिड लेवल लैंग्वेज है। मिड लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के भी फीचर्स हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स हैं सी के अंदर। असेंबली लैंग्वेज वही अपना 0-1 वाला जो कंप्यूटर को समझता, ठीक है। अब वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरी दुनिया सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर चुकी है। और एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भाई 50 साल से सी लैंग्वेज चले ही आ रही है, और हम देखो BCA फर्स्ट ईयर वाले अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पता नहीं किस काम आएगी। ठीक है, पढ़ लो यार। देन वी हैव बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं सी पे, ये भी लिख के आना। और सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है और एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है, और बहुत सारे कंपाइलर्स सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इतना। अब बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या है? अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो टोकन्स आर दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। अगर एग्जाम में आया ये 3 वर्ड छाप के आने हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। और अगर मैं जनरली बात करूँ कि टोकन होता क्या है, तो अगर एक पैसेज है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज कर लो मोना 4, डारला लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें मोना टोकन है, 4 टोकन है, कॉमा टोकन है, डारला टोकन है। तो किसी भी पैसेज में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मिला के वो चीज़ बनी है, वो अलग अलग टोकन्स होते हैं। और अगर अब मैं बात करूँ सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, तो सी की कोडिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सेमी कोलन, कॉमा, ब्रैकेट, इंट, ये सब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, लाइक कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है तो वो टोकन होता है। जब कोई चीज़ समझ में आने लगती है ना, तो ये लोग उसके टाइप्स देके कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास है सी टोकन्स के टाइप्स। सी टोकन्स 6 टाइप के होते हैं: कीवर्ड्स, वेरिएबल, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स और ऑपरेटर्स। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, ठीक है, उसमें क्या रहता है, शी वर्ड है एक, SHE, वो सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ होता है, तो वो रिजर्व्ड है फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। वैसे ही अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के पास कुछ प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किया हुआ है, और रिजर्व्ड है मतलब उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे शी का प्लेस है फीमेल के लिए, वैसे ही कीवर्ड्स में वो वर्ड रहता है, उसका एक पर्टिकुलर काम रहता है। वैसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। एग्जाम्पल पूछे तो इफ़, वाइल, इंट, कैर, फिलहाल के लिए बस रख लो दिमाग में, आगे समझ में आएगा। अगर वेरिएबल की बात करें तो ये मैथ्स वाला वेरिएबल है। वेरिएबल से बस एक वर्ड याद रखना, चेंजेबल, वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, मतलब उसको जितने बार रन करो तुम उतने बार उसकी अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में एकदम शुद्ध इंग्लिश में बताऊं तो दीज आर वैल्यूज़ दैट वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वो वैल्यूज़ होती हैं जो बदली जा सकती है बार बार प्रोग्राम रन करने पे, ठीक है। अब अपन कॉन्स्टेंट्स पे आ जाते हैं। ये भी मैथ्स वाला फंडा है ना। x = 2 बोला, ठीक है, 2 को तो नहीं बदल सकती ना, मैं x की वैल्यू बदल सकती हूँ,
पर मैं टू नहीं बदल सकती ना, तो टू अपना कांस्टेंट है, तो जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है उसको अपन कांस्टेंट बोल देते हैं। तो वेरिएबल में क्या है, चेंजेबल है, कांस्टेंट्स में क्या है, अनचेंजेबल है। ये मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ, एग्जाम में लिख के आ जाना यार, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट्स को मैं इंग्लिश में प्रॉपरली डिफाइन करूँ तो वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रन करने पे वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। अगर स्ट्रिंग की बात करें अपन तो होता है कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ रिलेटेड है, बताती हूँ। अगर मैंने बोला मोना, मोना क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के मैंने वो वर्ड बनाया है, तो बस स्ट्रिंग भी वही होता है। अगर हम अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स जोड़ के कुछ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। लाइक मोर देन 2 कैरेक्टर्स या मोर देन 1 और मोर देन 1, ठीक है यार, समझ रहे हो ना। ऑपरेटर्स की बात करूँ तो मैथ्स में होता है ना प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जितने भी ऐसे ऐसे साढ़े साढ़े ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं मैथ्स में, वो सब आ जाते हैं ऑपरेटर्स में। तो अगर मैंने प्लस साइन यूज़ किया तो वो क्या है, ऑपरेटर टोकन है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल कैरेक्टर। तो सारे ब्रैकेट, कॉमा और जो भी फालतू फालतू चीज़ें बच गई है वो सब डाल दो स्पेशल कैरेक्टर में, ठीक है। तो अगर डिफाइन करने बोला तो सिम्बॉल्स लिख के आ जाना। अगर पूरे टोकन्स में देखें तो सिर्फ ऑपरेटर एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ऑपरेटर बाद में क्लासीफाई होता है। ऑपरेटर को हम लोग 3 बाइफरकेशंस कर सकते हैं, उसके 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो हमने एग्जांपल्स में देखा था कि x प्लस वाई, बीच में क्या है, प्लस ऑपरेटर है। और फिर हमारे पास है 2 प्लस 2, बीच में क्या है, प्लस ऑपरेटर है। इसको हम ये भी कर सकते हैं x प्लस 2। तो यहाँ पे x, y और 2 क्या है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल है। तो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएबल के साथ ही ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं मोस्टली, इसलिए यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही वेरिएबल है या एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। बाइनरी वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल्स हैं या 2 कांस्टेंट्स हैं। टर्नरी वेरिएबल मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या 2 से ज़्यादा कांस्टेंट्स हैं। प्रोबेबली 3 लिख के आते हैं, 2 से ज़्यादा लिखो या 3 लिखो, दैट्स अप टू यू, देख लेना, जो याद आए लिख लेना। तो पूरा समराइज़ करूँ, यूनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2, टर्नरी मतलब 3। ये क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट है, और ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अब अगर हम इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को डीपली स्टडी करें तो पहला हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेटर। ये 2 टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट सिंपल +1 कर दो, डिक्रीमेंट -1 कर दो। मीनिंग यही होता है इसका। अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस तो इसका मतलब होता है a प्लस 1। अगर मैंने लिखा प्लस प्लस a तो उसका भी सेम मतलब होता है a प्लस 1। सेम चीज़ डिक्रीमेंट में देखें तो a माइनस माइनस, इसका मतलब होता है a माइनस 1। माइनस माइनस a लिखी, उसका भी मतलब a माइनस 1 होता है। डिफरेंस क्या होता है, अगर मैंने प्लस प्लस ए लिखा तो वो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्लस प्लस पहले आया इसलिए प्री। अब इसमें इसका काम क्या होता है, ये पहले इंक्रीमेंट करता है फिर यूज़ करता है। इंक्रीमेंट करना मतलब वो पहले +1 कर देगा, उसके बाद वो उसको यूज़ करेगा। मतलब अगर मैंने लिखा कि ए की वैल्यू दिखाओ, तो अगर ए की वैल्यू पहले 3 थी, अब मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो वो 4 प्रिंट करेगा। वैसे ही अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूँ तो पोस्ट क्या होता है, बाद में, और इसका लॉजिक क्या होता है, पहले यूज़ करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस तो वो पहले यूज़ करेगा, मैंने बोला a की वैल्यू बताओ तो वो 3 बता देगा, पर वो बताने के बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो बताने के बाद वो उसको 4 कर देगा। तो वो 4 हमको दिखेगा नहीं, वो कंप्यूटर की मेमोरी में 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ डिक्रीमेंट में होती है। अगर प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो वो पहले डिक्रीमेंट करता है, मतलब पहले -1 कर देगा, उसके बाद वो उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर ए वाला एग्जाम्पल लें तो वो 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले यूज़ करेगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। तो उसका यूसेज क्या था, उसको प्रिंट करना था, पहले वैल्यू दिखानी थी, तो वो 3 वैल्यू दिखा देगा, उसके बाद वो उसको -1 करके 2 कर देगा। तो 2 कहाँ होगी, कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में। तो ये था प्री पोस्ट वाला डिफरेंस। ज़्यादा नहीं, इतना याद रखना, प्री है मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज़ करेगा, पोस्ट है तो पहले यूज़ करेगा बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। सेम चीज़ जाती है डिक्रीमेंट में, प्री है तो पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर यूज़ करेगा, पोस्ट है तो पहले यूज़ करेगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। तो ये पूरा लॉजिक यूसेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो 2 वेरिएबल वाला खेल है, बचपन से खेलते आ रहे हैं मैथ्स में, वही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 टाइप के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक वही मैथ्स वाला है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बस एक नया सिंबल है वो है मॉड। मॉड कुछ नहीं होता है, परसेंटेज की साइन होती है। अगर मैंने 4 मॉड 2 लिखा तो वो बस रिमाइंडर बताएगा कि भाई 0 आएगा तुम्हारा डिवाइड करने पे, बाकी सब वही है। एग्जाम्पल लिखना है तो x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स मॉड वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स, हो गया यार, काफ़ी था। तो यही सब होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो रिलेशनल ऑपरेटर नाम से अगर डिफाइन करें तो किसी भी 2 वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू,
वही बच्चों वाला खेल, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। एक नई चीज़ है इक्वल टू। तो नॉर्मली मैथ्स में हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तो वो क्या करता है, बता देता है भाई प्रूव है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। पर अगर यही चीज़ हमें सी लैंग्वेज में चेक करनी है तो हम लिखते हैं 2 बार इक्वल टू। तो कोई तोप चीज़ नहीं है, बस एक बार की जगह 2 बार इक्वल टू, तो होता है इक्वल टू। उसके बाद हमारा आता है नॉट इक्वल टू। वही हम लोग क्या इक्वल, नॉर्मल मैथ्स में हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू लिख के ऊपर से काट देते थे, मामला निपट गया, नॉट इक्वल टू। यहाँ नहीं होता, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो नॉट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का तो अगर रिजल्ट देखें तो वो ट्रू या फॉल्स होता है। अगर मैं बोल रही हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो वो ट्रू हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखी 2 इज़ ग्रेटर देन 3 तो ये फॉल्स हो गया। तो बस यही बता रहा है कि इसका आंसर आता है बूलियन एक्सप्रेशन में, तो या तो चीज़ें ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी बाइनरी ऑपरेटर का एक पार्ट है। लॉजिकल में कुछ नहीं होता है, लॉजिक चेक करना रहता है। हमारा लॉजिक बहुत ख़राब है, चलो ठीक है फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी 3 ही होते हैं, एंड और नॉट। थोड़ा बहुत तो पता होगा, नहीं पता है मैं बताती हूँ। अगर मैंने लिखा मुझे आइसक्रीम खानी है और मुझे चॉकलेट खानी है, तो मुझे चॉकलेट भी चाहिए और मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम का ऑफर होता है, पर ठीक है मुझे दोनों अलग अलग चाहिए। अब तो जब दोनों चीज़ें चाहिए रहती है तो बीच में डालते हैं एंड। और अगर मैंने बोला मुझे आइसक्रीम चाहिए या फिर मुझे चॉकलेट चाहिए, तो या तो तुम मुझे आइसक्रीम दिला दो या मुझे चॉकलेट दिला दो, मैं किसी भी एक में खुश हो जाऊँगी। इसको बोलते हैं और के ज़्यादा नखरे नहीं होते हैं, कोई भी एक चीज़ दे दो हम खुश हैं, ठीक है भिजवा देना यार। खैर, और फिर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने ऊपर बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है नॉट के लिए, तो यहाँ पे वही लॉजिकल में अपन लेते हैं नॉट। तो अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बिट वाइज ऑपरेटर, कुछ नहीं करना है। बिट क्या होता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट वैल्यूज़ पे काम करता है। बिट वैल्यूज़ मतलब 0 1 पे काम करता है। जो भी ऑपरेशन 0 1 में परफॉर्म करने हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। अब वो तुम लॉजिकल ले लो, अर्थमेटिक ले लो, कुछ भी ले लो, अगर 0 1 पे काम चल रहा है मतलब बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें अपने पास 2 ऐसे ऊपर से उतरी हुई चीज़ें हैं। पहला है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। कुछ नहीं करता है राइट शिफ्ट ना, 0 1 को राइट के साइड शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट के साइड शिफ्ट कर देता है। अगर ये नहीं समझ में आया बुक से तो पूछ लेना, कोई बड़ा महान टॉपिक नहीं है ये। जितना बताइए उतना लिख के आओगे तो तुम पास हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, x इज इक्वल्स टू 5, मैंने x को वैल्यू दे दी 5, तो क्या हो गया बीच में इक्वल टू असाइन। x को 5 वैल्यू मैंने असाइन की है, किससे, इक्वल टू से, तो क्या हो गया भाई असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है। अगर इसमें टाइप्स वाइप्स पूछ दिए तुमसे तो लिख के आ जाना प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। कुछ नहीं किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को उठाया एक साइड, इक्वल टू को उठाया एक साइड, दोनों को अपने जोड़ दिया, खत्म। तो ये बेसिकली बोलता क्या है वो बताती हूँ मैं तुम्हें। अगर लिखा है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 5। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, x को 2 बार नहीं लिखना पुसा रहा था इसलिए x प्लस इक्वल टू 5 लिख दिया। तो ये बस अर्थमेटिक ऑपरेटर और इक्वल टू को तुम मिक्स कर दो तो वो आ जाता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इक्वल टू होता है अगर मेन नॉर्मली बात करें, क्योंकि वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। आते हैं ऑपरेटर की समाप्ति पे, लाइक आखिरी वाला टर्नरी ऑपरेटर। ये इकलौता होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो बेसिकली क्या करता है, कोई भी कंडीशन चेक करता है, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। तो अपन इसका सिंटेक्स याद करना है, कंडीशन लिखनी है पहले, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन। अब ये काम क्या कर रहा है, पहले आएगा कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 को इग्नोर करके स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर देगा। हवा ज़िंदगी में ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे तो मिली नहीं, कोई बात नहीं। ऑपरेटर में एक और टॉपिक है भाई, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस वाली अच्छी बात है यहाँ पे। कौन से ऑपरेटर को पहले इंपॉर्टेंस मिलती है, किसको बाद में मिलती है, तो वही देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट्स को मिलती है, पहले गोल वालों को दे देते हैं, फिर डब्बे वालों को दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही अपना प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर मिलती है इंपॉर्टेंस मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर मॉड्यूलस को, फिर नॉर्मल वाला प्लस, नॉर्मल वाला माइनस। फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और उल्टी बात यहाँ पे चल रही है कि पहले लेस देन इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद मोर देन इंपॉर्टेंट रहता है। मैं यही बोलना चाह रही थी कि लेस देन इक्वल टू पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मोर देन इक्वल टू। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना। जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है वो है हमारे पास डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप कुछ नहीं होता है, कौन से टाइप की डेटा तुम डाल रहे हो उसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो जब भी पूछे व्हाट आर डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ डेटा डेटा टाइप होता है, ख़त्म है, दिमाग नहीं लगाना है। अब डेटा टाइप ना 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव को प्राइमरी और दुनिया भर के नाम बोलते हैं, पर प्राइमरी ठीक है यार, बेसिक हम बचपन से वही पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी याद रख लो, ठीक है। अब प्रिमिटिव क्या होते हैं, जो सी लैंग्वेज में पहले से है कि भाई ये टाइप के डेटा होते ही हैं। तो पहला होता है इंटीजर, मैथ्स में पढ़ा है ना,
1 2 3 4 -1 -2, बस वही होता है इंटीजर अपना। उसके बाद होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स कुछ नहीं होता है, अपना मैथ्स वाला डेसिमल है ना, उसी को ये लोग फ्लोटिंग पॉइंट्स बोल दिया है, तो उसको अपन मेंशन करते हैं फ्लोट, पर उसका ऐसे पूरा नाम बताएं तो फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कुछ नहीं होता है, ABCD कैरेक्टर होता है। अल्फ़ाबेट्स ले लिए, कैरेक्टर्स में आ गए, ठीक है। तो 3 मेजर टाइप के प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर क्या हो रहा है, नॉर्मल 1 2 3 4 प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है, डेसिमल वाली बात हो रही है। कैरेक्टर क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स वाली बात हो रही है, ठीक है। डेटा टाइप्स हम लोग को वेरिएबल्स के साथ काम आते हैं। अगर मैंने बोला इंट एक्स के पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, इंट क्या कर रहा है, वेरिएबल का डेटा का टाइप बता रहा है कि उसमें कौन सी टाइप की डेटा डल सकती है, तो यहाँ इंटीजर टाइप की डल सकती है। अगर मैंने बोला फ्लोट एक्स, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, 2.0 2.24 कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कैरेक्टर, तो कैरेक्टर हो सकता है A B M कुछ भी, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हम लोग को वेरिएबल्स के साथ काम आते हैं। अगर मैंने बोला इंट एक्स के पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, इंट क्या कर रहा है, वेरिएबल का डेटा का टाइप बता रहा है कि उसमें कौन सी टाइप की डेटा डल सकती है, तो यहाँ इंटीजर टाइप की डल सकती है। अगर मैंने बोला फ्लोट एक्स, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, 2.0 2.24 कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कैरेक्टर, तो कैरेक्टर हो सकता है A B M कुछ भी, ठीक है। तो अब आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड का मतलब होता है कि वो किसी और के थ्रू आए हैं, उनका खुद का कोई ऐसा अलग सा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये बेसिकली आते हैं प्राइमरी डेटा टाइप से। डिराइव्ड डेटा टाइप का एक है अपने पास एग्जाम्पल, अरे और पॉइंटर। ये 2 टाइप के डिराइव्ड डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग में। अरे कुछ नहीं होता है, अगर मैं बहुत सारे इंटीजर वैल्यूज़ को मिला दी, जैसे 24 25 26 27, तो ये क्या है, एक लाइन सीरीज सीक्वेंस बन गई, तो उसको अरे बोल देते हैं। पर वो आया कहाँ से, उसमें वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना, भले उसके पास एक से ज़्यादा इंटीजर वैल्यू है। नॉर्मल इंट में क्या है, सिर्फ 24 आएगा, अरे में क्या है 5-6 वैल्यूज़ है, पर है क्या, इंटीजर है। तो डिराइव कहाँ से हुआ है, प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव हुआ है। तो अरे इसका एक एग्जाम्पल है, पॉइंटर इसका एक एग्जाम्पल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ये दोनों याद रखें। फिर आता है हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब जो यूज़ कर रहा है सी प्रोग्रामिंग, वो खुद से एक डेटा टाइप डिफाइन कर देता है अपनी मर्जी, तो उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। भाई यूज़र की मर्जी चल रही है, चलने दो। अब इसमें एग्जाम्पल याद कर लेना, स्ट्रक्चर होता है, एन्यूमरेटेड समथिंग समथिंग है, enum बोल देना, ज़्यादा भारी चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं, ENUM enum, ठीक है। उसके बाद यूनियन भी इसी में आता है। तो ये कुछ नहीं होता है, बहुत सारे डेटा टाइप को एक साथ मिला लेते हैं और उसको बोल देते हैं भाई हमने खुद से डेटा टाइप डिफाइन किया है, आगे समझाऊंगी, अभी ठीक है यार इतना। अब इसमें इतना सारा जो भी हमने पढ़ा, तो हमें डिफाइन करना है एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैथ्स में एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 + 2 बोला क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। चल इक्वल टू भी लिख दो 4, ठीक है, 2 + 2 = 4 एक्सप्रेशन हो गया। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम ऑपरेटर्स, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर मैंने बोला x × y + 1, ठीक है, तो x क्या है, वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इंटू ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, 1 कांस्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही रहे, कुछ भी हो, वेरिएबल ऑपरेटर या फिर कांस्टेंट ऑपरेटर, इन सब का कॉम्बिनेशंस बना दो तो वो एक्सप्रेशंस होते हैं, ख़त्म।